हेलो फ्रेंड्स। आज हम इरिगेशन इंजीनियरिंग के कुछ सर्टेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि रह गए थे कैनाल रेगुलेशन वर्क में अपने टॉपिक रह गए थे, जैसे कैनाल रेगुलेटर रह गया था, स्केप रह गया था, मीटरिंग फ्लूम रह गया था, वो कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम इरिगेशन के कुछ डिफरेंट जो टॉपिक्स हमने स्टार्टिंग जब की थी, उसके बाद कुछ जो टॉपिक्स रह गए थे इरिगेशन इफिशिएंसी से रिलेटेड, वो भी हम आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे। मेरा नाम है रूपांकर वर्मा। आई completed my masters in geotechnical engineering from IIT Warangal. I cracked many examination like MPPSC, JPSC, GATE, RRB and SSSC also. तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम अपने टारगेट रिडिफाइन कर लेते हैं कि अपन को कहाँ क्या क्या समझना है। आज हमें समझना है रेगुलेटर्स कौन कौन से होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। इसके अलावा मीटरिंग फ्लूम से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है जो हमें पता होना चाहिए। कैनाल स्केप से रिलेटेड हमारे लिए क्या मायने रखता है। उसके बाद इरिगेशन इफिशिएंसीज और भी छोटे छोटे टर्म्स है वो हम देखेंगे, जो हमें 1 मार्क या 2 लाइनर में हमारा जहाँ पे कट सकता है वो सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे ताकि हमारा कटे नहीं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कैनाल रेगुलेटर्स की। तो देखिए, जब अपना कैनाल फ्लो करता है तो कैनाल तो एक सिस्टम होता है, मैंने आपको पहले लेक्चर से बताया था। कैनाल जब फ्लो कर रहा है तो वो जाके आगे जाके बाइफरकेट माने डिवाइड होगा, वो उसकी उससे कैनाल से डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल निकलेगी, ब्रांच कैनाल निकलेगी। तो ये सब चीजें होना स्वाभाविक है। एट द पॉइंट ऑफ बाइफरकेशन या एट द पॉइंट ऑफ डिवीजन, जब कैनाल से उसकी ब्रांच कैनाल निकल रही है या कुछ भी या तो डिस्ट्रीब्यूटरी निकल रही है, उस पॉइंट पे हमें फ्लो को रेगुलेट करना पड़ता है। अगर हमें उस पॉइंट पे फ्लो को रेगुलेट करना है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे। वी व्हाट इज द आवर ऑब्जेक्टिव, अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, अपना एम क्या है, वी हैव टू रेगुलेट द फ्लो एट दैट पॉइंट। And for this, to accomplish our target, to accomplish our objective, we have to make some hydraulic structures, and that hydraulic structure which regulates that flow is known as the regulators. और उनमें हेड रेगुलेटर भी होते हैं और क्रॉस रेगुलेटर भी होते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि क्रॉस रेगुलेटर क्या होता है और हेड रेगुलेटर क्या होता है। तो देखिए, जो हेड रेगुलेटर, अब सबसे पहले क्रॉस रेगुलेटर समझ लीजिए। क्रॉस रेगुलेटर जो आप देख रहे हैं, ये जो ऑफ टेक चैनल है, ऑफ टेक चैनल के डाउन स्ट्रीम साइड पे ये प्रेजेंट होता है क्रॉस रेगुलेटर। तो मैं इसका डायग्राम और प्रॉपर आपको बता दूं तो जो ऑफ टेक चैनल जा रहा है ना, ऑफ टेक चैनल के जो ऑफ टेक पॉइंट है उसके डाउन स्ट्रीम साइड पे ये आपका क्या प्रेजेंट होता है, क्रॉस रेगुलेटर प्रेजेंट होता है। अब क्रॉस रेगुलेटर का मेन बेसिकली फंक्शन क्या होता है, बेसिकली ये तो अपना ऑफटेक चैनल निकल गया, ऑफटेक चैनल अपना अलग निकल रहा है, वो उस साइड पे अपना क्या प्रेजेंट है, हेड रेगुलेटर प्रेजेंट है। क्रॉस रेगुलेटर इज प्रेजेंट एट द डाउन स्ट्रीम साइड ऑफ द ऑफटेक चैनल और डाउन स्ट्रीम साइड में प्रेजेंट है। तो बेसिकली इसी के ये बेसिकली पेरेंट चैनल का या पेरेंट कैनाल का ये रूट है, ये हम समझ गए बात को। क्रॉस रेगुलेटर का बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिससे अपन ये समझ पाएंगे कि आखिरकार इसकी इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाती है। सबसे पहले समझिए, क्रॉस रेगुलेटर जो कि मेरा इस साइड पे प्रेजेंट है, तो इसके कुछ फंक्शंस हैं। पहला बात तो ये इंटायर जो कैनाल रेगुलेशन जो वर्क चल रहा है उसे रेगुलेट करता है क्रॉस रेगुलेटर। अब अपन को सपोज डाउन स्ट्रीम साइड में पानी नहीं चाहिए, पेरेंट चैनल के या पेरेंट कैनाल के डाउन स्ट्रीम साइड, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम आप समझते हैं, डाउन स्ट्रीम ये साइड हो गई, अप स्ट्रीम ये साइड हो गई। तो इसके अप डाउन स्ट्रीम साइड में अगर वाटर नहीं चाहिए तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वाटर को होल्ड कर सकते हैं हम। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, सपोज फ्लो फ्लक्चुएट कर रहा है, अब ऑफटेक चैनल जो है या ब्रांच चैनल जो है, ये जो अपनी क्या कर रहा है, इरिगेशन रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, अगर यहाँ पे फ्लो फ्लक्चुएट कर रहा है तो उसे भी रेगुलेट करने का काम क्या करेगा, क्रॉस रेगुलेटर करेगा। इसके अलावा क्रॉस रेगुलेटर और क्या कर सकता है, अपन को कभी कभार क्या कहते हैं, यहाँ पे पानी रोक के ये क्या कर सकता है, जो ऑफटेक चैनल है उसे फीड कर सकता है, वाटर फीड करना माने उसे वाटर प्रोवाइड करना। तो ये हमारे बेसिकली फंक्शन थे। तो मैं वो रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये वन लाइनर पॉइंट्स हैं, आपको प्रॉपरली लाइन टू लाइन ये पता होना चाहिए। अभी तो मैंने आपको समझा दिया लेकिन आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने आपको पहला पॉइंट तो क्लियर कर दिया कि मेन कैनाल में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, डाउन स्ट्रीम साइड में प्रोवाइड करते हैं, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिए। फंक्शंस में मैंने आपको क्या क्या क्लियर किया, होल कैनाल सिस्टम को रेगुलेट कर रहा है, ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद क्या कर सकता है, ये फीड करता है,
फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए ये जितने भी मैं आपको पॉइंट बोल रहा हूँ ये वन लाइनर क्वेश्चंस थे जो कहीं ना कहीं पेपर में आए हुए थे, इसलिए मैंने इनको लिखा, इनको एज अ फंक्शन के तौर पे आपके सामने प्रस्तुत किया ताकि आपको याद हो जाए। और मैं आपसे बार बार इसलिए ही बोल रहा हूँ ताकि आपको ये पॉइंट समझ में आ जाए। तो मैंने कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा, फ्लक्चुएशन वाला पॉइंट आपको बता दिया है, सप्लाई से रिलेटेड सारे पॉइंट आपको बता दिए हैं। अब आ जाता है अपना, अभी अपन ने ये क्रॉस रेगुलेटर जो कि अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, ये अपन ने कंप्लीट कर दी। क्रॉस रेगुलेटर में अपना कुछ भी नहीं बचा है ना, अपन ने सारे पॉइंट आपके कवर कर दिए। अब आ जाता है हेड रेगुलेटर क्या होता है। ये आपका जो ऑफ टेक चैनल है, या आप इसे डिस्ट्रीब्यूटरी भी चैनल भी बोल सकते हो, ब्रांच चैनल भी बोल सकते हो, इसके जस्ट हेड पे, ये मैं थोड़ा दूरी पे बनाया है, इसके हेड पे जो आप प्रोवाइड करा रहे हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, जो कि क्या करेगा, इस ऑफ टेक चैनल में जितना डिस्चार्ज हो रहा है, ऑफ टेक चैनल में कितना डिस्चार्ज आ रहा है उसे मेजर करने का काम, सिल्ट को कंट्रोल करने का काम, सिल्ट जो फ्लो कर रही है वाटर के साथ उसे रेगुलेट करने का काम, ठीक है, ये सब काम जो हो जाते हैं हेड रेगुलेटर के अंतर्गत आ जाते हैं, इसलिए इसे हेड रेगुलेटर कहा जाता है। देखिए हेड रेगुलेटर क्रॉस रेगुलेटर का एक क्वेश्चन पक्का मान के चलिए आता है, या तो फंक्शन से क्वेश्चन उठा के पूछ लेगा। फंक्शन मैंने इसके दोनों फंक्शन आपको बता दिए कि क्या क्या इसके फंक्शन थे। पेरेंट चैनल से जो फ्लो आ रहा है उसे भी रेगुलेट करने का काम कर रहा है, ये भी बता दिया मैंने आपको। इसकी पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, बेसिकली बहुत ही टर्म्स, ऐसे टफ टर्म्स आते हैं, आप अगर उन्हें बोलेंगे तो आपको आधी चीजें तो समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं फिगर से इसे डिनोट कर रहा हूं। मैंने क्या बोला, हेड रेगुलेटर कंस्ट्रक्ट एट द हेड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरी, ये इसका हेड है डिस्ट्रीब्यूटरी का, यहां पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, इसलिए इसे हेड रेगुलेटर बोल दिया। ऐसे ही मैंने बताया जो ऑफ टेकिंग चैनल का ऑफ टेकिंग पॉइंट है उसके डाउन स्ट्रीम साइड में, ये इसका ऑफ टेकिंग पॉइंट, ऑफ टेकिंग चैनल का, इसका डाउन स्ट्रीम, इसके डाउन स्ट्रीम साइड में आप जो रेगुलेटर प्रोवाइड कर रहे हैं क्रॉस रेगुलेटर हो गया। तो बेसिकली आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, उसमें टर्म्स ऐसी दी रहेंगी, ऑफ टेकिंग पॉइंट, ऑफ टेक चैनल, ये सारे टर्म्स ऐसे आ जाएंगे, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, ये सारे टर्म्स आएंगे। तो आप अगर इस डायग्राम को याद रख लेंगे और मैंने जिस तरह से आपको भी समझाया है उसको याद रख लेंगे, यू नेवर डू एनी मिस्टेक इन द क्रॉस रेगुलेटर एज वेल एज द हेड रेगुलेटर। देखिए ये जो टॉपिक्स आपके चलेंगे 3 टॉपिक, इसमें इतना समझने को तो बहुत कुछ है, लेकिन जो पेपर के पर्पज से जो समझने लायक चीजें थी वो मैंने आपको कंप्लीट करा दी कि क्या क्या मतलब होता है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद मीटरिंग फ्लूम, मीटरिंग फ्लूम का काम होता है आपका, मीटरिंग फ्लूम का काम होता है कि वो कैनाल के डिस्चार्ज को मेजर करे मेरे लिए। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, इसमें क्वेश्चन आता है वेंचुरी फ्लूम से पूछ सकता है कि टाइप्स ऑफ क्या कहते हैं मीटरिंग फ्लूम कौन कौन से होते हैं। वेंचुरी फ्लूम होता है, स्टैंडिंग वेव फ्लूम होता है। वेंचुरी फ्लूम में क्वेश्चन बनता है ये किस टाइप का होता है, ये नॉन मॉड्यूलर टाइप का होता है, और इसे ड्राउंड टाइप भी बोल सकते हैं, नॉन मॉड्यूलर टाइप का भी होता है, ड्राउंड टाइप का भी होता है। तो ये 2 टर्म्स जो आ जाते हैं जो आपको याद रखने हैं, नॉन मॉड्यूलर आप याद रखेंगे और ग्राउंड ये आप याद रखेंगे। तो ये 2 टर्म्स आप याद रखेंगे तो आप इस पेपर में गलती नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं इस केनाल स्केप की कहानी। आपने कई बार सुना होगा, ऐसा होता है कि बाद में लोग नहाने गए, मतलब उस पे क्या कहते हैं, नदी में नहाने गए, तालाब में नहाने गए, जो भी रिजर्वायर है उसमें नहाने गए, उसके आपको एक साइड में बांध बना हुआ है तो वहाँ पे वाटर लेवल, उसके अपोजिट साइड में वाटर स्टोर करके रखा है उन्होंने, दूसरी साइड में वाटर लेवल कम है, पानी इतना है नहीं, तो उस साइड में क्या कहें, वहाँ पे लोग आराम से नहा रहे हैं, धो रहे हैं, मतलब वाटर लेवल इतना इनफ है कि वो उस वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का, वाटर एक्टिविटीज का आनंद ले रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, बांध से पानी छोड़ दिया जाता है और कई लोग बह जाते हैं, ऐसी घटनाएं हमने बहुत सुनी है और बहुत ज्यादा ऐसी घटनाएं हम सुनने को मिलती है। ऐसे ही एक चीज आप और समझिए कि कैनाल स्केप जब मैं आपको डिफाइन करने जाऊंगा तो कैनाल स्केप भी कैनाल एक प्राणी की तरह मानते हुए अगर आप सोचें, कैनाल में जब कभी भी सरप्लस वाटर माने एक्सेस वाटर आ जाएगा तो वो बेसिकली क्या करेगा, कैनाल में जो भी एक्सेस वाटर आएगा वो कैनाल की बॉडी को डैमेज करने की कोशिश करेगा, कैनाल को अफेक्ट करेगा, उसके जो भी पैरामीटर्स हैं, जो पैरामीटर्स के बेसिस पे आप डिजाइन कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, उन सारे पैरामीटर्स को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा, उसके टर्बुलेंस की वजह से भी अफेक्ट होगा। तो ये सारी चीजें
बेसिकली स्केप की वजह से बेसिकली क्या हो रहा है, बेसिकली कैनाल में जब भी एक्सेस या सरप्लस वाटर आएगा उसकी वजह से साइड इफेक्ट्स होना स्वाभाविक है। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने सोचा कि हम ऐसा कुछ बनाएं जिससे कभी भी अगर एक्सेस वाटर आए तो मैं एक ऐसा रूट तैयार कर लूं कि उस एक्सेस वाटर को नेचुरल ड्रेनेज में छोड़ दूं किसी तरह, ताकि उस एक्सेस वाटर को से निपटा जा सके और अपन को ऐसे इशू नहीं आए। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया एक टर्म दैट इज नोन एज द कैनाल स्केप। तो कैनाल स्केप इज सच टाइप ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर दैट इज यूज्ड टू काउंटर द एक्सेस वाटर कमिंग टू द कैनाल। जो भी एक्सेस वाटर कैनाल में आ रहा है उसे काउंटर करने के लिए हमने कैनाल स्केप को जैसे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स को यूज किया। बेसिकली कैनाल स्केप से आप एक और इसके और भी फंक्शंस होते हैं। एक फंक्शन तो ये भी रहता है कि आप सपोज आपको कैनाल की क्लीनिंग करनी है या जो आपका क्या कहते हैं, कई बार आप बोल सकते हैं सेडिमेंट डिपॉजिट आपको हटाना है, तो आपने पानी को रोक लिया, कैनाल खाली हो गई, आपने जाके क्या किया, क्लीनिंग कर दी, फिर से कैनाल को स्टार्ट कर दिया। तो कैनाल स्केप पे काफी सारे यूज हैं। अब कैनाल का सबसे इंपॉर्टेंट जिसके वन लाइनर आपको मिल सकते हैं, कैनाल का डिस्ट्रीब्यूशन कि कैनाल किस किस टाइप का कैनाल स्केप का क्या क्या टाइप होते हैं, based on structure and as well as based on their purpose. Based on structure it is the weir type or sluice type और based on the purpose surplus water, canal skewering और tail escape। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, वियर और सरफेस टाइप जो होती है इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखना है, वियर और सरफेस टाइप कैनाल जो स्केप, कैनाल स्केप माने कैनाल में जो भी एक्सेस सरप्लस वाटर आ रहा है वी हैव टू ड्रेन्ड आउट, हमें उसे किसी तरह भी हटाना है। उसके लिए जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं दैट इज नोन एज द कैनाल स्केप। तो वियर और सरफेस टाइप कैनाल स्केप बेसिकली यूज्ड एज, उनका पर्पस क्या होता है, या तो सरप्लस वाटर पर्पस होगा या टेल स्केप उसका पर्पस होगा। सिमिलरली एज अ स्लूस टाइप को आप रेगुलेटर टाइप भी स्केप कह सकते हैं। एक्चुअली रेगुलेटर टाइप स्केप कहना या स्लूस टाइप को इसका कहने का भी रीजन है, बेसिकली ये पूरा का पूरा गेट कंट्रोल्ड होता है, गेट लगे रहते हैं, गेट के थ्रू कंट्रोल्ड होता है स्केप अपना। तो स्लूस टाइप स्केप का ये एक पॉइंट है जो आप याद रख सकते हैं और बेसिकली सिंपल पॉइंट है। इसमें क्या रहता है, इसमें रहता है सरप्लस वाटर में, तो स्लूस टाइप स्केप इज यूज्ड एज सरप्लस वाटर स्केप एंड कैनाल स्क्यूरिंग स्केप आल्सो। अब आपको पता होना चाहिए बेसिकली जो आपका पर्पस था सरप्लस वाटर, कैनाल स्क्यूरिंग स्केप और टेलीस्केप, इनके मतलब क्या 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 है। मतलब भी नहीं, मतलब मैं सीधी सी भाषा में बोलूं, पेपर में क्या पूछेगा इससे, सीधे हम सीधी बात पे आते हैं कि हमें क्या पूछा जाएगा, हमें वो चीज पता होना चाहिए। देखिए सरप्लस वाटर स्केप का मतलब होता है द स्केप, एक ऐसा स्केप जो कि लोकेटेड है एट दैट पोजीशन दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द नेचुरल ड्रेनेज। हमें क्या करना है, पानी को जल्दी से जल्दी एक्सेस वाटर को नेचुरल ड्रेनेज में भेज देना है। तो बेसिकली हम ऐसे स्केप का यूज कर रहे हैं दैट इज नॉट एज अ सरप्लस वाटर स्केप। इसके अलावा आ जाता है कैनाल स्क्यूरिंग स्केप। अब देखिए कैनाल स्क्यूरिंग स्केप भी अपने लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो कैनाल स्क्यूरिंग स्केप अपन कहाँ प्रोवाइड कराते हैं, जगह पता होनी चाहिए। कैनाल स्क्यूरिंग स्केप अपन प्रोवाइड कराते हैं हेड ऑफ द मेन कैनाल, जो हेड रीचेस होते हैं मेन कैनाल के, वहां पे हम कैनाल स्क्यूरिंग स्केप प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद है टेल स्केप। टेल स्केप का मेन टारगेट होता है कि आपका टेल एंड पे फुल सप्लाई लेवल आप मेंटेन करके चल सकें, ठीक है, टू मेंटेन द फुल सप्लाई लेवल एट द टेल एंड ऑफ द चैनल। तो इस तरह से ये आपके सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। कैनाल स्केप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, मीटरिंग फ्लूम से रिलेटेड, क्रॉस रेगुलेटर, हेड रेगुलेटर में बता दिया, इसमें क्रॉस रेगुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट था। क्रॉस रेगुलेटर इंटायर कैनाल वर्किंग सिस्टम पे काम कर रहा था, याद रखिएगा, पूरे रेगुलेट करके चल रहा था। इसमें कितना पानी जाना है क्रॉस रेगुलेटर से ही सब कुछ हो रहा था। इस यहाँ पे पानी डाउन स्ट्रीम साइड में पेरेंट चैनल में रोकना है तो क्रॉस रेगुलेटर डिसाइड कर रहा था। क्रॉस रेगुलेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमने हेड रेगुलेटर बेसिकली डिस्चार्ज या यहाँ पे सिल्ट कितना जाएगा, सिल्ट को रेगुलेट करना, ये सारे काम हेड रेगुलेटर के थे। बेसिकली अपना पेरेंट कैनाल था, पेरेंट कैनाल को आगे जाके कभी ना कभी तो डिवाइड होना ही था, उसे अपनी ब्रांच कैनाल से मिलना ही था। तो बेसिकली वो इस पॉइंट पे बाइफरकेट हुआ। जब बाइफरकेट हुआ तो अपन को फ्लो को रेगुलेट करना है एट दैट पॉइंट, और फ्लो को रेगुलेट करने के लिए हमें बनाने हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, दैट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर दैट रेगुलेट द फ्लो एट दिस जंक्शन as well as the parent canal also, parent channel also, as well as offtake channel also. That's why we have to construct what hydraulic structure. That hydraulic structure is known as
Cross regulator and head regulator. Question related to head regulator and cross regulator as comes from their functions and at their position. Suppose cross regulator is at the downstream side of the ऑफ टेकिंग पॉइंट ऑफ द ऑफ टेक चैनल, डाउनस्ट्रीम साइड पे है। और क्या उसके बाद हेड रेगुलेटर इज प्रेजेंट एट द हेड ऑफ द ऑफ टेकिंग चैनल। तो ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मीटरिंग फ्लूम, वेंचुरी फ्लूम, स्टैंडिंग वेव फ्लूम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है। वेंचुरी फ्लूम इज टाइप ऑफ नॉन मॉड्यूलर टाइप, मत भूलिएगा, कट जाएगा यहाँ पे आपका, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके अलावा चेक कैनाल स्केप से मैंने बता दिया क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी कि कैनाल स्केप में बेसिकली जो वियर टाइप का स्केप होता है उसका क्या पर्पस था, सरप्लस एज वेल एज टेल स्केप। स्लूस टाइप का क्या पर्पस था, सरप्लस एज वेल एज कैनाल स्क्यूरिंग स्केप। ये सारे पॉइंट्स अगर आप याद रखेंगे तो आपका कैनाल रेगुलेशन वर्क का क्वेश्चन 100% बनेगा। आप पुराने क्वेश्चन उठाइए और पुराने क्वेश्चन उठाने के बाद आप लगा के देखिए आपसे बनते हैं कि नहीं। और इसके अलावा आपको एक अच्छी न्यूज भी है, अगला जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एज अ नोट्स यूज करेंगे ताकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लग भी जाएंगे और आपका सब्जेक्ट भी खत्म हो जाएगा। ये मैं लास्ट में भी आपको बोलता इस चीज को बोलता, लेकिन मैंने आपको बीच में भी बता दिया ताकि आपको ये चीज पता रहे। तो हमारी ये कहानी तो खत्म हो गई, हमने कोई पॉइंट नहीं छोड़ा, हमारे जितने वन लाइनर क्वेश्चन थे हमने इससे रिलेटेड सारे आपको बता दिए। ठीक है, ये आपको क्रॉस रेगुलेटर बता दिया, हेड बता दिया, सारी पॉइंट आपको मैंने बता दिए, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा टॉपिक से आगे बढ़ेंगे क्योंकि हम लोग का गैप आ गया था बीच में, हमने तो उस गैप को कवर अप करना है और सब्जेक्ट को भी कंप्लीट करना है, तो इसलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और भी पॉइंट्स आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा लेंथी हो सकता है, लेकिन भरोसा रखिए आपको हर एक चीज प्रॉपर्ली क्लियर समझ में आएगी। मैं आराम से चलूंगा, एक चीज को 10 बार रिपीट करूंगा आपके लिए, लेकिन आपको वो चीज समझ में जरूर आएगी, इतना भरोसा रखिएगा आप। ठीक है, ये हमारी रिवर हो गई, दिस इज आवर रिवर। रिवर से कैनाल, कैनाल से ब्रांच कैनाल, ब्रांच कैनाल से डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी से माइनर, माइनर से वाटर कोर्स और फाइनली फील्ड पे। इस तरह जाता है आपका पानी, मतलब खेतों में जो पानी पहुंचता है उसे पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत एक सिविल इंजीनियर को, एक इरिगेशन इंजीनियर को करनी पड़ती है, आप इस फिगर से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूं। ये वैसे आप जानते हैं, सिंपल टर्मिनोलॉजी है जो कि एज अ जनरल नॉलेज है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। क्रॉपिंग सीजन के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो क्रॉपिंग सीजन में खरीफ, रबी, इन सब के बारे में आप जानते हैं। इसके अलावा पेरेनियल भी होती है और जेड क्रॉप्स होती है, तो इनके एग्जाम्पल याद रखिएगा। कई बार वन लाइनर में इनके एग्जाम्पल पूछ लेते हैं और आप विश्वास नहीं मानेंगे, पेपर में हम ये एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन गलत कराते हैं। कभी आप कोल इंडिया का पेपर हो गया, मतलब और भी पेपर हो गए आपके, क्या कहते हैं, एसएससी वगैरह हो गया, उसमें कभी कभार वन लाइनर आ जाती है कौन सी टाइप की क्रॉप है, तो उसमें आप गलती ना करें। तो इसलिए आप इनकी इंपॉर्टेंस समझें, आपको पता होना चाहिए खरीफ टाइप की क्रॉप कौन कौन सी होती है, राइस, ज्वार, बाजरा, ग्राउंडनट, जूट। बहुत आराम से बोला है। खरीफ टाइप की क्रॉप उगती है अप्रैल से सितंबर तक, मतलब बारिश के सीजन में। इसके एग्जाम्पल होते हैं राइस, ज्वार, बाजरा, ग्राउंडनट, जूट। रबी क्रॉप आपकी उगती है ठंडी के मौसम में, अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में। इसके एग्जाम्पल होते हैं वीट, ग्राम, बार्ले, पी, मस्टर्ड। फिर से रिपीट करता हूं, वीट, ग्राम, बार्ले, पी, मस्टर्ड, याद रखिएगा। पेरेनियल क्रॉप शुगर केन होती है, बेसिकली इनका बेस पीरियड 300 दिन से ज्यादा का होता है। जेट क्रॉप जो आपके बीच में गर्मियों में, गर्मी की छुट्टियां जब होती है ना अपनी अप्रैल से जून, उसमें जो उगती हैं वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, वही जेट क्रॉप्स में आ जाता है। इसके अलावा खरीफ अपॉन रबी का जो रेशियो होता है, इसी को क्रॉप फैक्टर भी कहते हैं या क्रॉप रेशियो कहते हैं, सॉरी, इसे क्रॉप रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, जो एरिया ऑफ खरीफ अपॉन एरिया ऑफ रबी इज नोन एज द क्रॉप रेशियो। पलियो इरिगेशन, पलियो इरिगेशन आपका पहला जो फर्स्ट इरिगेशन होता है, जब बोने से पहले करते हैं, दैट इरिगेशन इज नोन एज द पलियो इरिगेशन। इसके बाद आ जाती है इरिगेशन इफिशिएंसी, जो अपन को ध्यान से समझनी है। अब अपना थोड़ा सा चीजें समझने वाला स्टार्ट होगा। देखिए, सबसे पहले अपनी आ जाती है वाटर कन्वीनेंस। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ हो, तो आप समझने की कोशिश करिएगा। वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी,
तो इसका मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कैनाल से कितना पानी डाइवर्टेड किया गया है, डाइवर्टेड थ्रू कैनाल। पानी आपका कैनाल से कितना डाइवर्टेड हुआ है, डाइवर्टेड में पूरा लिख देता हूं, थ्रू कैनाल माने कितना डिस्चार्ज आपने छोड़ा है कैनाल के थ्रू, और कितना पानी फील्ड में पहुंच रहा है। सीधी सी भाषा में बोलूं, पानी यहां से चलना स्टार्ट हुआ, जगह जगह पे लॉसेस हुए, कुछ पानी कम हुआ और फील्ड में वो पानी उतना नहीं पहुंचा। बेसिकली ये लॉसेस कौन कौन से हो सकते हैं, तो इन्हें को कन्वेंस लॉसेस कहते हैं। तो बेसिकली फील्ड में जो सपोज अगर आपने 40 क्यूबिक्स पानी भेजा तो यहाँ पे पहुंचा होगा 36, तो 36/40 से आप निकाल सकते हैं कितना, 9/10.9 आ गई इफिशिएंसी कन्वेंस। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी इफिशिएंसी होती है, वाटर कन्वेंस के बाद होती है दूसरी इफिशिएंसी अपनी वाटर एप्लीकेशन, पानी का एप्लीकेशन, वाटर एप्लीकेशन। यहाँ पे बस इतना चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ईटा ए आ जाएगा सी की जगह। तो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी में क्या होता है, आपने अब अभी आप कहां पहुंच गए हैं, आप कैनाल से निकले थे, आप फील्ड पे पहुंच चुके हैं, आप फील्ड पे पहुंच चुके हैं, अब आप फील्ड से चलेंगे। तो ये इसमें लॉसेस कौन कौन से होते हैं, तो फील्ड से चलेंगे और पानी कहां तक जाएगा, रूट जोन तक। तो आपने फील्ड में कितना पानी अप्लाइड किया और क्रॉप की जो रूट जोन है उसमें कितना पानी पहुंचा, उसी का ये रेशियो अपना क्या कहला रहा है, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। अब आप बोलेंगे कि भाई यार जितना पानी फील्ड में डालोगे उतना ही तो रूट जोन में पहुंचेगा। मैं बोलूंगा गलत। अगर आपने हाइड्रोलॉजी पढ़ी होती तो आप मेरे से कभी ऐसी बात करते नहीं। पर्कुलेशन लॉसेस भी होगा, पानी बह के नीचे सीधे ग्राउंड वाटर लेवल को ज्वाइन कर लेगा, डीप पर्कुलेशन लॉसेस ये तो होंगे ही, साथ ही साथ क्या होगा, कुछ पानी रन ऑफ कर जाएगा, कुछ पानी बह जाएगा। तो बेसिकली दीज टाइप्स ऑफ लॉसेस कमिंग। सपोज आपने फील्ड में आपने 40 भेजा, कुछ क्या कहते हैं तो कुछ पानी क्या हो गया आपका, क्या कहते हैं उसमें चला गया, पर्कुलेशन लॉसेस में चला गया, कुछ रन ऑफ हो गया, तो बेसिकली रूट जोन के लिए पानी क्या बचा, कम बचा। इसी तरह से आप एप्लीकेशन एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है वाटर यूज, वाटर यूज एफिशिएंसी। वाटर यूज में मैं लिख देता हूं ईटा यू, अभी सी पढ़ा ए पढ़ा यू, देखिए इसका क्वेश्चन बनेगा 100% बनेगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, गलती मत करिएगा आप। मतलब मैं बोल रहा हूँ लेक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में चल रहे हैं, इसलिए मैं बार बार कोई गलती ना हो, एक एक टर्म आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप भी इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर लगाइएगा और गलत मत करके आइएगा। वाटर यूज एफिशिएंसी, देखिए वाटर यूज एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 2 मिनट में बता देता हूं। वाटर यूज एफिशिएंसी, पानी आपने फील्ड में कितना अप्लाई किया है, वाटर अप्लाइड इन द फील्ड, और वाटर कितना क्रॉप ने यूज किया है, इंक्लूडिंग लीचिंग, लीचिंग फेनोमेना, इंक्लूडिंग लीचिंग। तो आपने फील्ड में कितना अप्लाई किया और पानी कितना यूज हुआ है इंक्लूडिंग लीचिंग। देखिए अब मैं आपको बताता हूं क्या होता है। लीचिंग एक ऐसा फेनोमेना है, कई बार क्या होता है आपकी जो फील्ड है, आपकी सॉइल है, वो हाईली सैलाइन होती है, सैलिनिटी उसकी बहुत ज्यादा होती है, सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा है। सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा है तो हमारा टारगेट क्या होता है, हम सब सरफेस ड्रेन्स यूज करते हैं। सब सरफेस ड्रेन हमारे जमीन के अंदर ड्रेन बना दिए जाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी अप्लाई करते हैं। अब पानी अप्लाई करेंगे तो पानी की टेंडेंसी है कि वो सॉल्ट के साथ घुल मिल जाता है। इसी टेंडेंसी का हमने क्या किया, फायदा उठाया, सॉल्ट पानी के साथ घुल गया और उसी पानी को हमने ड्रेन्ड आउट कर दिया। तो वो ड्रेन्ड आउट वाटर होता है, वही हमारी क्या कहलाती है, लीचिंग फेनोमेना कहलाता है। लीचिंग रिक्वायरमेंट जो पानी यूज हुआ, तो ये सारी चीजें लीचिंग के अंतर्गत आती है, इसी फेनोमेना को, प्रोसेस को लीचिंग कहते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, वाटर यूज एफिशिएंसी में क्या क्या पानी यूज हुआ इंक्लूडिंग लीचिंग, अपॉन आपने कितना पानी फील्ड में अप्लाई किया है। इसके बाद आपका आ जाता है, अब ये जो नेक्स्ट टर्म आता है, ये नेक्स्ट टर्म आपका स्टैटिक्स का है। स्टैटिक्स में आपने डेविएशन वगैरह खूब पढ़े होंगे, तो उसी से रिलेटेड टर्म है और इसका न्यूमेरिकल आया हुआ है 100% कह रहा हूं, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसका सीधा फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा गया था पेपर में, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 - y/d × 100, ठीक है, इसे क्या देते हैं, इसका नाम हो जाता है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशिएंसी। वाटर में लिख देता हूं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, इसका क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, मैं इसलिए लिख देता हूं आपके लिए, आपको याद रहेगा।
वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। इसमें क्या है, ये वाई क्या है, वाई तो है एवरेज डेप्थ जिसमें वाटर स्टोर है, जो वाटर स्टोर करने की एवरेज डेप्थ है वो है। डी इज द डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं, एक मिस्टेक हुआ है छोटा सा, मैं रिपीट कर देता हूं। डी इज द डी क्या है, डी इज द डेप्थ ऑफ द वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन, कितना डेप्थ ऑफ वाटर है जो कि स्टोर्ड हो रहा है रूट जोन में, और वाई इज आर स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं क्लियर कर देता हूं, एवरेज डेविएशन ऑफ द डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर, माने जो डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर हो रही है, पानी जिस डेप्थ का स्टोर हो रहा है उसमें कितना स्टैंडर्ड डेविएशन है, अलग अलग डेप्थ होंगी ना हर जगह पे, तो बेसिकली कितना डेविएशन आ रहा है, तो ये बेसिकली वाई टर्म जो है आपका डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है, डी रिप्रेजेंट करता है डेप्थ ऑफ द वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन, रूट जोन में इतना डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर की गई है, वाई अपना डेविएशन को शो करता है। वाई बेसिकली क्या शो करता है कि डेप्थ ऑफ वाटर जो स्टोर हो रही है उसमें कितना डेविएशन, दैट इज कम अंडर वाई। तो देखिए ये मैं आपसे इसलिए आपको रिपीट कर रहा हूं, इसका क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनता है, आप कर लेंगे आराम से, नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक बार बता दूंगा आपको इसका न्यूमेरिकल, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लास्ट इफिशियंसी बचती है वाटर स्टोरेज। वाटर स्टोरेज क्या होती है, तो वाटर स्टोरेज अपनी इफिशियंसी होती है कितना डिस्चार्ज है रूट जोन में अपॉन में कितना डिस्चार्ज है अपना वाटर फॉर फील्ड कैपेसिटी, कितना वाटर रिक्वायर्ड है फील्ड कैपेसिटी के लिए, और रूट जोन में कितना पानी जा रहा है, बेसिकली ये चीज आ जाती है। तो इस तरह से आपके ये सारे टर्म्स कंप्लीट हो गए, एफिशिएंसीज कंप्लीट हो गई। एफिशिएंसीज के बाद आपके पास एक टर्म बार बार पूछा जा रहा है आपसे, कंजक्टिव यूज। कंजक्टिव यूज क्या होता है, देखिए क्रॉप के लिए, किसी भी क्रॉप के लिए उसका कंजक्टिव यूज का मतलब होगा कि वो क्रॉप वाटर का क्या यूज करे, या तो उसमें क्रॉप से इवोपरेशन होगा, या तो ट्रांसपीरेशन होगा, या कुछ पानी प्लांट्स क्या कर लेते हैं, इंटरसेप्ट कर लेते हैं, इंटरसेप्शन होगा। दीज थ्री फेनोमेना कुमुलेटिव, इन तीनों फेनोमेना को मिला के जो भी वाटर आ रहा है दैट इज वाटर इज नोन एज योर कंजक्टिव यूज। अब अगर रेनफॉल हो गया तो आपको कंजक्टिव यूज में से उसे माइनस करना पड़ेगा, इफेक्टिव रेनफॉल को तो माइनस करना पड़ेगा, ये जानने के लिए कि कितना पानी की और जरूरत है, क्योंकि रेनफॉल तो पानी आपको एक्स्ट्रा मिल गया ना, कंजक्टिव यूज में चाहिए सपोज 40 और आपको 20 रेनफॉल ने दे दिया, तो 20 का ही तो आपको इरिगेशन करना पड़ेगा। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, और ये अब आपको समझ में आना शुरू हो गया है। चलिए नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। कंजक्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट अगर आपसे कोई पूछे, मैं दूसरा ले लेता हूं मार्कर, ये मार्कर शायद प्रॉब्लम कर रहा है तो अपन दूसरे मार्कर से चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंजक्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, कंजक्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट जो भी आपका कंजक्टिव यूज है माइनस इफेक्टिव रेनफॉल, अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट आपसे कोई पूछे कि नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट कितना लगेगा, तो कंजक्टिव तो पूरा का पूरा लगेगा ही, प्लस अगर लीचिंग का प्रॉब्लम है तो लीचिंग रिक्वायरमेंट लगेगा, करेक्ट। और इसके अलावा बोने से पहले जितना पानी लगना है, प्री सोइंग रिक्वायरमेंट, वो भी जो लगेगा सो लगेगा, दैट इज नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट आपसे कोई पूछे तो आपको पता है नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट अपॉन वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। देखिए वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था ईटा ए के बारे में, वही टर्म यहाँ पे फाइनली आ गया, इसलिए मैं बोल रहा था एफिशिएंसीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछे ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, तो फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट में क्या ऐड हो जाएगा अपना, जितना भी कन्वेनेंस लॉसेस हो रहे हैं। अब आप बताइए कन्वेनेंस लॉसेस से रिलेटेड मैंने आपको एक एफिशिएंसी बताई थी, ईटा सी, सबसे पहला टर्म वाटर कन्वेनेंस एफिशिएंसी। देखिए कहीं ना कहीं ये सारे टर्म्स आपस में कोरिलेट कर रहे हैं, कंजक्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, फील्ड और ग्रॉस, ये सारे टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बनता है, आपको करना पड़ेगा अगर आपको मार्क्स चाहिए। और देखिए बहुत इजी टॉपिक है, मतलब मैं बोलता हूँ इरिगेशन के न्यूमेरिकल अगर आप उसको छोड़ दीजिए, क्या कहते हैं डैम और रिजर्वायर के क्वेश्चन को छोड़ दीजिए जिसमें टेंशन क्रैक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, या क्या कहते हैं अपलिफ्ट प्रेशर वगैरह, इन सबको डिजाइन करना पड़ता है, वो बहुत लेंदी होते हैं, वो भी इजी होते हैं लेकिन लेंदी बहुत होते हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए तो बाकी इरिगेशन में जो न्यूमेरिकल बचता है, या तो डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड का क्वेश्चन बचता है जो सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप में अपन पढ़ेंगे, या इनके क्वेश्चन आते हैं। आप मान के चलिए इनके क्वेश्चन और डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड के जो क्वेश्चन है बहुत आसान है, अगर आपने एक बार ढंग से कॉन्सेप्ट समझ लिया।
आपका जो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन के क्वेश्चन बनेंगे, आपका क्या कहते हैं उसके डेल्टा ड्यूटी के क्वेश्चन बनेंगे, ऑल आर बेस्ड ऑन द लॉजिक ट्रिक्स, ओनली स्मॉल स्मॉल ट्रिक्स, कॉमन सेंस, आईक्यू लेवल के बेसिस पे आप इन सवालों को कर सकते हैं। आप डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को समझ जाएंगे, आपको फॉर्मूला भी याद नहीं होगा तब भी आप ये सब चीजें कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि कन्वेंस लॉसेस क्या है, लीचिंग लॉसेस क्या हो रहे हैं, लीचिंग रिक्वायरमेंट क्या है, बाकी सारी चीजें क्या है, रूट जोन में कितना पानी जा रहा है, फील्ड में कितना पानी जा रहा है, ये सारे टर्म्स जब आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, सारी इफिशियंसीज आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, सारे टर्म्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, आपके क्वेश्चन खटाखट बनेंगे। और भरोसा रखिए, आज ही किताब उठाइएगा, आज ही इसके क्वेश्चन करिएगा, आपको क्वेश्चन बनेंगे, इतनी गारंटी देता हूं मैं आपको। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स हो गए। इसके बाद एक आखिरी टर्म और बचता है, वो और कंप्लीट कर देते हैं हम। वो है कंजक्टिव यूज। कंजक्टिव यूज के बारे में बताया मैंने आपको। तो देखिए कंजक्टिव यूज जो है CU है, हम बेसिकली इवेपो ट्रांसपिरेशन मान के चल रहे हैं, इंटरसेप्शन अभी के लिए वो कर दीजिए, इंटरसेप्शन का इतना वो नहीं होता है, तो आप मान के चलिए इवेपो ट्रांसपिरेशन की वजह से कंजक्टिव यूज आ रहा है, अब इसे मेजरमेंट करना है। अब आप इवेपो ट्रांसपिरेशन को कैसे मेजर कर सकते हैं, तो डायरेक्ट मेथड होते हैं जिनके नाम बता देता हूँ। लाइसीमीटर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछता है पेपर में कि लाइसीमीटर में क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होता है, तो 10 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है और डेप्थ होती है 3 मीटर, ये आपको पता होना चाहिए, ये वन लाइनर क्वेश्चन है। क्रॉस सेक्शनल एरिया और डेप्थ, ये किसकी मैं बता रहा हूं आपको, ये बता रहा हूं लाइसीमीटर की, ये सब चीजें पूछी जाती हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया है ना। उसके अलावा फील्ड एक्सपेरिमेंटल प्लॉट है, इनफ्लो आउटफ्लो स्टडी, सॉइल मॉइस्चर स्टडी, ये सब डायरेक्ट मेथड है किसके, कंजक्टिव यूज निकालने के। इसके बाद इनडायरेक्ट मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट, मेरा फेवरेट, कई बार पेपर में देख चुका हूं, ये पेपर में 100% आएगा, अगर इरिगेशन से क्वेश्चन देने का मन किया तो ये क्वेश्चन जरूर देगा, दैट इज नॉन एज द ब्लैनी-क्रिडल इक्वेशन, इनडायरेक्ट मेथड टू डिटरमाइन इवेपोट्रांसपिरेशन या कंजक्टिव यूज जो आप कहे। ठीक है, तो ब्लैनी-क्रिडल इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, CU Kp/40 1.8T प्लस 32। तो देखिए इसमें मतलब क्या क्या है, K का मतलब क्रॉप फैक्टर है, P का मतलब है परसेंटेज ऑफ डे लाइट आवर्स जो है, T इज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये बता देगा सेंटीमीटर इन मंथ में आपका कंजक्टिव यूज आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, इसका क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा भी एक इनडायरेक्ट मेथड है, हर गरीब क्लास ए इवोपरेशन मेथड, ये बहुत सिंपल सा है, इसमें कंजक्टिव यूज जो आपका निकलता है वो डायरेक्टली KEP, जो भी आपका पेन का इवोपरेशन है और K इज द फैक्टर, कंजक्टिव यूज कोफिशिएंट है आपका, डायरेक्ट आपका कंजक्टिव यूज निकल आएगा। तो ये सब चीजें बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको कंप्लीट कर दी। आज हमने स्टार्ट जब किया, कैनाल रेगुलेटर से स्टार्ट किया। कैनाल रेगुलेटर में हमने समझा हेड रेगुलेटर, क्रॉस रेगुलेटर होता क्या क्या है, क्रॉस रेगुलेटर कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, हेड रेगुलेटर कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, उनके बेसिकली फंक्शन क्या क्या है। उसके बाद मैंने क्या देखा, उसके बाद मीटरिंग फ्लूम के बारे में जाना, क्वेश्चन कहाँ से फंसता है, वेंचुरी फ्लूम से फंसता है, उसके बारे में ध्यान रखिएगा। कैनाल स्केप के बारे में जाना, कैनाल स्केप बेसिकली क्यों यूज होता है, क्या ऑब्जेक्टिव है, होता क्या है, किस प्रकार का हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, कहाँ देते हैं, सारी चीजें जानी। इसके अलावा उसके टाइप जाने, टाइप में भी हमने जाना कि उसका पर्पस क्या था या किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, गेट कंट्रोल्ड है, कैसा है, रेगुलेटिंग टाइप है, वियर टाइप है, वो टेल एंड स्केप है, किस प्रकार का स्केप है, हमने सारे के सारे पॉइंट्स जाने। इस तरह से हमने ये कंप्लीट किया। उसके बाद हम आगे बढ़े, हमने डिफरेंट सीजन्स के क्रॉप्स के बारे में जाना, जिसका क्वेश्चन आता है और 100% हम गलत करके आते हैं, हमारा कटता है और हमें बड़ा दुख होता है, जब वो कटता है ना तो बड़ा दुख होता है, तो वो नहीं कटना चाहिए। इसके अलावा हमने जाना डिफरेंट टाइप की इफिशियंसीज के बारे में, डिफरेंट टाइप के इरिगेशन रिक्वायरमेंट के बारे में जाना, ये सारे पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा हमने ब्लैनी-क्रिडल इक्वेशन, कंजक्टिव यूज, इन सब के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, होप आपको समझ में आई होंगी सारी चीजें। आपको कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद, शब्बा खैर।